Welcome to Stockphobia. हेलो, वेलकम टू स्टॉक फोबिया। आइए कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में मार्केट से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, आपको मॉनेटरी पॉलिसी जानना होगा। मार्केट में आने से पहले अगर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपकी अच्छी जानकारी है तो आप मार्केट में बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हो, जल्दी सक्सेस मिल सकती है आपको। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे से समझते हो तो मार्केट की ऊंचाई मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप अच्छे से फॉलो करोगे, अच्छे से समझोगे, अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। इसलिए आइए हम बताते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत 7 तरह की होती हैं। बेसिकली 7 कंपोनेंट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी वो चीज़ है जिसके वजह से आप मार्केट में तरलता फैला सकते हो, तरलता को बढ़ा सकते हो, तरलता को कम कर सकते हो। तरलता यानी लिक्विडिटी यानी कैश। आपके पास कितना पैसा कैश के फॉर्म में है वो आप कैसे देखोगे? वो आप देखोगे तरलता आपके पास कितनी है। तरलता आपकी जितनी है आपके पास, उतनी आपके पास कैश है, उतना आपके पास रिजर्व है, कैश रिजर्व आपके पास उतना सारा रखा हुआ है। जैसे आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, आप मार्केट निकलते हो, या 2 लाख रुपए है, या 1 करोड़ रुपए है, आप मार्केट निकलते हो। कोई भी वस्तु आपको दिखती है, अगर आपको अच्छी लगती है तो क्या आप जाते हो फटाक से खरीद लेते हो? आप ये नहीं सोचते हो कि क्या उसका कीमत है, क्या उसका। आप सोचते हो कि मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए है, और 1 करोड़ रुपए बहुत होते हैं एक मिडिल क्लास वालों के लिए। तो इसलिए आप उस समय आप ये नहीं सोचोगे। इसलिए आरबीआई के पास क्या है, आरबीआई एक पॉलिसी बनाया है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंदर बहुत सारे चीज़ आते हैं। मैं बारी बारी करके हर एक चीज़ को डिफाइन करूँगा। जैसे रेपो रेट आते हैं। रेपो रेट में क्या करती है बैंक क्या करती है, जितनी भी बैंकें होती है, बैंकों के पास अगर कोई ग्राहक आता है, जैसे कस्टमर कोई बैंक के पास आया, जैसे एसबीआई मान लीजिए बैंक है, एसबीआई के पास कोई कस्टमर आया लोन लेने के लिए। बहुत सारे कस्टमर आए लोन लेने के लिए। अगर एसबीआई के पास पैसे नहीं हैं या पैसे कम पड़ रहे हैं तो एसबीआई क्या करता है, आरबीआई से लोन लेता है। जो पैसा लोन लेता है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है। अब जैसे आप जैसे क्या करते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ये सब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। वो रेपो रेट। ऐसे ही बैंक क्या करता है, बैंक भी एक ट्रेडिंग ही ना कर रहा है, आप वहाँ से पैसा लेके आपको दे रहा है। तो वो क्या करता है, आरबीआई से पैसा ले लेता है कर्ज के फॉर्म में, और आपको पैसा वो दे देता है। आपको कस्टमर को पैसा देता है। एसबीआई ले लिया आरबीआई से, और एसबीआई फिर आपको दे दिया। अब जैसे मान लीजिए रेपो रेट अभी करेंटली 4% चल रहा है, तो 4% ब्याज पे ले लिया और 10% पे आपको दे दिया, तो बाकी का 6% उसका प्रॉफिट हो गया, और उसको करना कुछ नहीं है, वहाँ से लिया आपको दे दिया। अब ये रेपो रेट जो होती है मैक्सिमम 2 से 91 डेज के लिए हो सकती है मैक्सिमम। ऐसे रेपो रेट 14 डेज के लिए भी हो सकती है, 15 डेज के लिए भी हो सकती है, 91 डेज के लिए भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट उसका जस्ट उल्टा होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आरबीआई क्या करता है, अब आरबीआई तो कर्ज दिया तो उसको अब ये सोचता है आरबीआई कि अब वो ज़्यादा मार्केट में तरलता ना फैला दे। इसके वजह से क्या करता है आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट एक नाम का मतलब कंपोनेंट बनाया हुआ है। रिवर्स रेपो रेट एक नाम की पॉलिसी बनाई हुई है आरबीआई ने। उसके तहत आरबीआई क्या बोलता है कि आपको जो मैंने पैसा दिया है, या आपके पास जो पैसा फ्री कैश पड़ा हुआ है, आप मुझे दे दो, मैं आपको उस पैसे पे ब्याज दूंगा। तो बैंक बोलता है कि मैं आपको पैसा दूंगा तो आप ब्याज दोगे, तो बोलता है बैंक, तो आरबीआई बोलता है मैं भी आपको उसी पैसे पे ब्याज दूंगा, लेकिन मैं थोड़े कम ब्याज दूंगा।
तो बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन आप दे देना ब्याज। तो इसी तरह रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होती है बनिस्पत उसके रिवर्स रेपो रेट के। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई पैसा लेता है बैंकों से, एसबीआई से, यानी बहुत सारे जो बैंक है, जो मेरी बैंक है एसबीआई, तो एसबीआई हम एसबीआई का एग्जांपल ले रहे हैं, शुरू से एसबीआई का ले रहे हैं, तो एसबीआई का ही लास्ट तक लेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो एसबीआई से वो पैसा लेता है, तो एसबीआई से पैसा ले लिया और उस पर ब्याज भी दे रहा है 3.35%। ये भी कम समय के लिए ही होती है। हाँ, यहाँ आप चार्ट से क्लियर कर सकते हो अपने डाउट। देखिए, हमेशा रेपो रेट इज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट, मतलब रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होगा बनिस्पत रिवर्स रेपो रेट के। तो रेपो रेट यहाँ पे कह रहा है, रेपो रेट जो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है 2014 से लेके 19 तक का ये ग्राफ है, उसमें आपको समझाया जा रहा है रेपो रेट यहाँ जैसे 7 है और रिवर्स रेपो रेट मान लीजिए 7 है, तो रेपो रेट हो गया 8। अगर रिवर्स रेपो रेट घट गया 6.75 हो गया, तो रेपो रेट क्या हो गया 7.75। इसी तरह से घटते घटते यहाँ जब 5.75 पे आ गया रिवर्स रेपो रेट, तो रेपो रेट हो गया 6.75। और यहाँ जब 6% पे आ गया रिवर्स रेपो रेट, तो फिर रेपो रेट क्या हो गया 6.5। यहाँ आप देख सकते होगे फिर आप क्या हो गया 2019 में क्या हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया 4.9, तो रेपो रेट हो गया 5.15। तो इसी तरह से अभी करंट में क्या हो गया, करंट में 4% है रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया 3.5। इसी तरह से चल रही है, यानी आप समझ रहे होगे कि धीरे धीरे हमारे कंट्री में विकास तो हो रही है, विकास के साथ साथ महंगाई भी आ रही है। इसी तरह से आप मार्केट में भी समझ सकते हो, धीरे धीरे मार्केट तो ऊपर उठ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी ला रहा है, कैश ला रहा है, तभी तो मार्केट ऊपर उठ रही है, डिमांड बढ़ रही है, कोई भी चीज़ की वस्तु की डिमांड बढ़ रही है। अगर आप कोई भी शेयर पिक करते हो, उस शेयर को कोई भी आदमी अगर आपसे परचेज नहीं करे आपसे ज़्यादा रेट पे, तो आप क्यों पिक करोगे, आपको प्रॉफिट नहीं होगी। अगर आपसे ज़्यादा कीमत देकर कोई वस्तु पिक कर रहा है और फिर उसे वो वस्तु ज़्यादा कीमत पर बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा कैश फ्लो आ रही है। अगर ज़्यादा कैश फ्लो आ रही है तो यानी तरलता फैल रही है, तरलता यानी लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी फैल रही है तो ऑब्वियसली ये महंगाई आ रही है, इन्फ्लेशन आ रही है। आगे मैं चलता हूँ आगे की स्लाइड में। मतलब यहाँ आप एक चीज़, हम रुपीज़ का बात कर रहे हैं हमेशा, तो यानी आप ये एक चीज़ जान लो, रुपीज़ का सिंबल दिया किसने। रुपीज़ का सिंबल महान डिज़ाइनर थे ये डॉक्टर डी उदय कुमार। इनका भी एक लंबा स्टोरी है, किसी और दिन सुनाऊंगा। ये आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई किए हुए हैं। इंडियन रुपी के सिंबल देने वाले डॉक्टर डी उदय कुमार जी हैं। यहाँ आप चार्ट से देख सकते हो कि किस तरह से रिवर्स रेपो रेट बनाया गया और किस तरह से अभी कांस्टेंट रखा गया है 5 बार। रिवर्स रेपो रेट रेपो रेट को कांस्टेंट रखा गया। रेपो रेट कांस्टेंट रहेगा तो रिवर्स रेपो रेट भी कांस्टेंट रहेगा, ऑब्वियस सा बात है, इसलिए मैं कोई गलत नहीं बताया। हाँ, आपको ये समझना होगा, मतलब इक्विपमेंट का मैं बात कर रहा था जो मॉनेटरी पॉलिसी की, उसमें CRR एक आती है। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। इसकी फुल फॉर्म से ही आपको इसकी अर्थ, इसका मीनिंग, इसका ये क्या है, ये काम कैसे करती है, ये सारा कुछ पता चल जाएगा इसके आप CRR से ही, इसके फुल फॉर्म से ही। जैसा कि आपको फुल फॉर्म में पता चल रहा है कि CRR कैश रिजर्व रेशियो, कैश के फॉर्म में कुछ पैसा रिजर्व कर लेना, वो काम क्यों करवाती है आरबीआई इसलिए वो काम करवाती है क्योंकि मार्केट में तरलता ना फैले, लिक्विडिटी ना फैले, कैश फ्लो ना हो मार्केट में। इसके वजह से मार्केट में ज़्यादा महंगाई ना आए, इसके वजह से आरबीआई बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाती है। उसमें से एक रिस्ट्रिक्शन CRR का भी है। CRR कहती ये है आरबीआई कि आप हमें जो CRR, जैसे करेंटली CRR 3% चल रहा है, तो 3% आप किसी वस्तु का, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर पैसा जमा करवाता है, जैसे मान लीजिए हम पैसा जमा करवाते हैं SBI में 100 रुपये जमा करवाते हैं, तो उस वस्तु का 100 रुपये का 3% 3 रुपया आप
मेरे पास जमा करवाओ एज ए सिक्योरिटी के फॉर्म में। मैं उस सिक्योरिटी के बदले आपको आपके कस्टमर को 5 लाख का इंश्योरेंस दूंगा, जो आरबीआई दी भी है कि आपका बैंकरप्ट अगर होता है तो आरबीआई 5 लाख तक इंश्योरेंस, 5 लाख रुपया देगी। अगर आप सभी ग्राहक का आपका सारा बैंक बंद हो जाता है, अगर जितना भी पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, 5 लाख का इंश्योरेंस किया हुआ है आपके पैसे को, तो 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। तो इसलिए मैं अपने टॉपिक से भटकना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। सीआरआर होती है, ये होती है कि मतलब जैसे आप 100 रुपये जमा करवाए, 3 रुपया उसमें से, जैसे आप 100 रुपये एसबीआई में जमा करवाए तो उसके 3 रुपये सीआरआर के फॉर्म में आरबीआई अपने पास रख लेगी, और 97 रुपये एसबीआई के पास होगा। 97 रुपया पे ही एसबीआई काम करेगी और बेसिकली आपको 100 रुपये पे ब्याज देगी। ये होती है सीआरआर। यहाँ आप डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ सकते हो, मैंने अर्थ समझा दिया। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, एसएलआर क्या होती है? एसएलआर वो होती है जैसे सीआरआर हुई उसी तरह एसएलआर होती है। एसएलआर क्या होती है? एसएलआर होती है एनडीटीएल आपको देखना होगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मतलब इसके लिए टाइम भी एक लायबिलिटी, एक दायित्व होता है, और नेट डिमांड एक मतलब डिमांड और सप्लाई तो आप समझ ही रहोगे, डिमांड होगा तो सप्लाई होगा, सप्लाई होगा तो डिमांड होगा, तो उसी तरह से काम करती है। और एनडीटीएल वो हुई कि मतलब आपके पास जितना भी लिक्विड है, मतलब गवर्नमेंट जो एसबीआई जो बैंक है उसके पास तो बहुत सारा कैश होगा, जो कस्टमर जमा किए होंगे। अब कस्टमर का पैसा प्रोटेक्ट रहे उसके लिए आरबीआई बहुत सारा चीज़ करती है। जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा ही होगा, पिछली स्लाइड में देखा होगा कि रिवर्स रेपो रेट लगाती है आरबीआई कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन। फिर आरबीआई सीआरआर बोलती है, सीआरआर करिए। उसी तरह से आरबीआई एसएलआर बोलती है, एसएलआर करिए। एसएलआर वो होता है जैसे आरबीआई बोलती है कि जैसे मान लेते हैं 20% एसएलआर चल रहा है, लेकिन करंटली अभी 18% चल रहा है, लेकिन मैं 20% का एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल भी आपको 20% के आधार पर ही दूंगा। मगर 20% का एसएलआर चल रहा है तो एसएलआर ये बोल आपकी आरबीआई ये बोलती है कि आप 20% के फॉर्म में अपने पास पैसा वो कैश के फॉर्म में आप रख लेना, कि कोई भी कस्टमर का आप जितना भी पैसा कैश फ्लो के फॉर्म में हो, जैसे मैं 1000 रुपया जमा किया हूँ तो 1000 रुपया में आप 20 रुपया 200 रुपया तो आपके पास एटलीस्ट रखना ही रखना है। वो 200 रुपया किसी को आपको देना नहीं है, ब्याज किसी को देना नहीं है। कोई मांगने आता है तो आपको 200 रुपया को हटा के 800 रुपया में से ही कुछ पैसा देना है, वो 200 रुपया में नहीं देना है। और वो जो सीआरआर था 3 रुपया मतलब 3% हमको देना है और 20% आपके अपने पास रखना है। इसके वजह से क्या होता है, बैंक के पास क्या होता है, बहुत कम कैश बच पाता है, और वही कम कैश अगर फिर जनता को देने के लिए वो बैंक क्या करता है, लोन बढ़ाता है, लोन की कीमतें बढ़ाती है, लोन का ब्याज बढ़ाता है, जिसके कारण बस क्या होता है, जिसके कारण बस जनता कम लोन लेती है, कम पैसे लेती है, कम लिक्विड मार्केट में आता है। कम लिक्विड आने के कारण मतलब कम पैसे में सामान वस्तु लेते हैं लोग, और उसे ज़्यादा पैसे में वो लेना पसंद नहीं करते। एसेंशियल चीज़ में अपनी पैसे को खर्च करते हैं, फालतू खर्च नहीं करते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण मार्केट में तरलता कम होती है। तरलता कम होने के कारण मार्केट में कैश कम होता है। कैश कम होने के कारण इन्फ्लेशन कम होता है, महंगाई नहीं आती है। तो महंगाई नहीं आने के कारण बहुत अच्छी काम होती है, एम्प्लॉय रेट फिर धीरे धीरे सारा चीज़ होने लगता है, धीरे धीरे सिस्टम सही होने लगता है। जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने लिया था 1000 रुपये का, जो एग्जांपल मैंने बता दिया, यहाँ चार्ट से बताया हूँ। 800 रुपये बैंक के पास बचती है, एसबीआई के पास 200 रुपये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में लेता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में गोल्ड हो सकता है, और गवर्नमेंट जो लिख कर देती है कि मैं वचन देता हूँ धारक को, मतलब जो भी गवर्नमेंट का साइन होता है, गवर्नर का साइन होता है, वो हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में। जो एक कागज़ देती है, मेनली एक स्लिप देती है, जैसे मैं लिख कर किसी को दूंगा कि स्टैम्प पेपर में कि मैं आपका 1 लाख रुपए आपको दूंगा 2 साल के बाद, आप ये काम कर देना, तो वो काम वो कर देता है, तो मुझे वो 1 लाख रुपए उसको देनी होगी। अगर मैं नहीं देता हूँ तो वो कोर्ट चल जाएगा उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेकर,
उसी कागज़ को मैं कोर्ट वाले कागज़ में लिखा हूँ तो उसी कागज़ को लेकर वो कोर्ट चल जाएगा कि बोलेगा कि ये मुझे सिक्योरिटी दिया था, आज वो मुझे वचन दिया था, आज मुझे वो वचन पूरा नहीं कर रहा है। यही होती है गवर्नमेंट से। बता दिया आपको मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी आखिर है क्या, मतलब मैंने इतना बात बताई आपको पिछले स्लाइड में, आप उसके अंदाज से आप समझ ही गए होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके कारण क्या करती है आरबीआई, गवर्नमेंट के परमिशन से, गवर्नमेंट के ऑर्डर से आरबीआई कभी भी मार्केट में तरलता को ऊपर कर सकती है, तरलता को नीचे कर सकती है, जिसके कारण क्या होता है मार्केट में कभी भी मार्केट को महंगा कर सकती है, कभी भी मार्केट सस्ता कर सकती है, कभी भी मार्केट को ये सेम रख सकती है, सेमी कंडीशन में। तो इसके कारण क्या करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को अगर गवर्नमेंट बढ़ा देगी आरबीआई के सहयोग से, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट महंगा हो जाएगा, बिल्कुल महंगा हो जाएगा। और इंटरेस्ट रेट जब महंगा होगा तो लोन भी महंगा मिलेगा, लोन महंगा मिलेगा, कैश कम आएगा मार्केट में, कैश कम आएगा, डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो वैल्यू ऑफ प्राइस बढ़ेगी, हमारे वैल्यू ऑफ प्राइस बढ़ेगी कोई भी वस्तु की। ऐसे अगर वैल्यू ऑफ प्राइस देखेंगे तो वो बढ़ेगी। और एक चीज़ हम जो यहाँ लिखे हैं प्राइस, सिर्फ प्राइस लिखे हैं, तो प्राइस क्या होगी, कोई भी वस्तु की प्राइस घटेगी, और वैल्यू ऑफ प्राइस क्या होगी, मनी की बढ़ेगी। ये दो चीज़ था यहाँ लिखना था हमको, लेकिन मैंने एक चीज़ मेंशन किया प्राइस। प्राइस यहाँ क्या होगी, घटेगी, कोई भी वस्तु की प्राइस घटेगी, लेकिन हमारी रुपीज़ की वैल्यू जो है इंक्रीज होगी। और इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन भी घटेगा। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी अगर कम कर देती है गवर्नमेंट, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। और लोन क्या हो जाएगा, लोन भी कम हो जाएगा। लोन एक्चुअली में अगर मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो लोन लोग नहीं लेंगे, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, लोन कम हो जाएगा, लोन लेना लोग कम कर देंगे, और कैश फ्लो मार्केट में कम हो जाएगा। जब मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ा देती है डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस, कोई भी वस्तु की प्राइस कम हो जाएगी, लेकिन वैल्यू ऑफ प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर मॉनेटरी पॉलिसी अगर कम कर देती है तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि अगर सस्ता इंटरेस्ट रेट देगी तभी तो लोग लोन लेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट सस्ता हो जाएगा, लोन लेना लोग बहुत तेज़ कर देंगे, और कैश भी मार्केट में बहुत तेज़ी से फैलेगा, डिमांड भी कोई वस्तु का बहुत तेज़ी से होगा, और प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस भी कोई वस्तु की प्राइस तेज़ी से बढ़ेगी, और वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ रुपीज़ क्या हो जाएगी, वो घटेगी। जो रुपीज़ की वैल्यू होती है वो घटेगी धीरे धीरे डॉलर के कंपेरिजन में। आप कंपेयर डॉलर से करते हो तो डॉलर के कंपेयर में रुपीज़ की वैल्यू घटेगी। तो इसके कारण क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप जैसे मॉनेटरी पॉलिसी को आप अच्छे से समझते हो तो आप मार्केट को भी अच्छे से समझते हो। आप मार्केट में इसी तरह से काम होती है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। कोई भी आप शेयर खरीदते हो, जैसे एग्जांपल किसी भी शेयर का ले सकते हो, आप कोई भी शेयर उठाते हो, आप उस शेयर को कब सेल करना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कब क्या करना है, पूरा डिपेंडेंसी है पूरा मार्केट के ऊपर, मूड के ऊपर, क्या कामें हो रही है, क्या लोगों के पास पैसा पड़ा है कैश के फॉर्म में, किसके फॉर्म में पैसा पड़ा है, कैश के फॉर्म में, तो उसे लोग कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कितना रिस्क लेना चाहेंगे, कैसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या करेंगे। तो वो सारा डिपेंड करता है, सारा कुछ डिपेंडेंसी है मार्केट के ऊपर। मार्केट बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी मेरे बताने का मतलब यही था कि गवर्नमेंट किस तरह से अपने औजार को इस्तेमाल कर कर मार्केट में तरलता फैला देती है, तरलता को कम कर देती है, और यही सब कुछ करती है गवर्नमेंट, और क्या। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, थैंक यू।